नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो इस वक्त युद्ध के मैदान से आ रही है। अवदिव्का में रूस का Su-25 धराशायी हो गया है। यूक्रेनी मोर्चों पर बमबारी के दौरान रूसी जेट पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने Su-25 पर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के हमले से नष्ट हुआ रूसी Su-25। 2 दिन पहले ही पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और आज रूसी राष्ट्रपति मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए। मौका बेहद ही खास था क्योंकि विक्ट्री डे परेड के जरिए पुतिन ने अपने तमाम विध्वंसकों की नुमाइश की, लेकिन रूस के इस आयोजन में खलल डालने का काम यूक्रेन ने किया, वो भी विक्ट्री डे परेड आयोजन से चंद घंटे पहले। जानते हैं कैसे। पश्चिमी रूस के इलाकों में बारूदी भूचाल लाकर, क्रीमिया से ब्लैक सी तक ताबड़तोड़ मिसाइल के जरिए खलबली मचाकर, आखिर कैसे रूस के विजय दिवस के जश्न को ज़ेलेंस्की ने विध्वंस के जरिए तार तार कर दिया, कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूस पर सबसे बड़ा आघात किया, देखिए इस रिपोर्ट में। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस ने विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन किया। पांचवी बार ताजपोशी के बाद पुतिन ने अपने पावर गेम से पूरी दुनिया को सन्न कर दिया, क्योंकि रेड स्क्वायर पर हुई विक्ट्री डे परेड में प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने घातक विनाशकों की नुमाइश की। किलर मिसाइलों, टैंकों और MLRS के साथ तबाही मचाने वाले हथियारों की झलक दुनिया को दिखाई। एक तरफ पुतिन घातक हथियारों के नुमाइश से अपना दम दिखा रहे थे, दुनिया के तमाम मुल्कों को रूसी ताकत से रूबरू करवा रहे थे। तो वहीं इस परेड से चंद घंटे पहले यूक्रेन ने प्रचंड बारूदी बारिश से रूस के पश्चिमी इलाके को दहला दिया। एक साथ पश्चिमी रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को बारूद से पाट दिया। मई का सूरज रूस से निकलता उससे पहले ही यूक्रेन ने पश्चिमी रूस में भीषण आक्रमण कर दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने यूक्रेन से सटे पश्चिमी रूस के 6 बड़े शहरों, जिसमें सबसे पहला नाम है बेलगोरोद का, फिर ब्रियांस्क, कुर्स्क, वोरोनेस, ताम्बोव और सी ऑफ अजोव से सटे क्रास्नोदर शहर पर ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी अटैक किया, वो भी घातक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन्स के जरिए। यकीन मानिए, यूक्रेन के प्रचंड प्रहार से पश्चिमी रूस के इलाके बारूद से धधकने लगे। हर तरफ आगजनी तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। ये तस्वीर बेलगोरोद की है, जहां यूक्रेन ने सीरियल मिसाइल अटैक किए। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सेना ने MLRS के जरिए भी बेलगोरोद के कोने कोने को थर्रा दिया। बस फिर क्या, यूक्रेनी हमले के बाद बेलगोरोद में हर तरफ बारूदी मंजिला इमारतें आग की लपेट में आने से झुलस गईं। कई रिहायशी इलाके मिसाइल हमलों के चलते खंडहर में तब्दील हो गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गईं।
कई इमारतों की दीवारें बारूद और धमाके से छलनी दिखाई दी। नौ मई की सुबह पश्चिमी रूस के लिए इतनी भयावह होगी, इसका अंदाजा ना ही रूसी डिफेंस को था, ना ही पुतिन को। मगर ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के सुरक्षा कवच को भेदते हुए पश्चिमी रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में बारूदी भूचाल मचाया। अब यूक्रेन पश्चिमी रूस के इलाकों में टारगेटेड स्ट्राइक करता रहा है, मगर पहली बार यूक्रेन ने रूस के पश्चिमी प्रांतों और शहरों पर अंधाधुंध हमला किया, यानी जहां मन हुआ उस इलाके को बारूद से पाट दिया। इस कड़ी में यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के बेलगोरोद शहर को निशाना बनाया। रूस के मिसाइलों और MLRS के जरिए बेलगोरोद के रिहायशी इलाकों पर हमला बोला। वहीं कुसर्क में और ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के मिलिट्री बेस और हथियार डिपो को तबाह किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने सी ऑफ अजोव के पास मौजूद क्रास्नोदर पर प्रचंड ड्रोन स्ट्राइक की। जानते हैं, क्रास्नोदर में यूक्रेन ने ऑयल डिपो को ड्रोन हमले में दहला दिया। वहीं वोरोनिश और टाम्बोव में यूक्रेन ने रूसी ब्रिगेड के अड्डों और उनके हथियारों को क्रूज मिसाइलों के हमले से तहस नहस कर दिया। यूक्रेन से रूसी सेना का विध्वंसक बदला। मतलब ये कि विक्ट्री डे परेड से चंद घंटे पहले यूक्रेनी डिफेंस ने अपने जंगी खाने को पूरी तरह से खोल दिया। मकसद साफ था, पश्चिमी रूस के कोने कोने को दहलाना, क्रेमलिन से यूक्रेन की तबाही का इंतकाम लेना, और इसके लिए यूक्रेनी डिफेंस ने कई अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया। मसलन यूक्रेन का पहला विध्वंसक अटैकमिस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन का दूसरा विध्वंसक स्कैल्प नेवल क्रूज मिसाइल, यूक्रेन का तीसरा विध्वंसक स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, यूक्रेन का चौथा विध्वंसक ब्रिमस्टोन सरफेस टू एयर मिसाइल, यूक्रेन का पांचवा विध्वंसक रिम 7 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, यूक्रेन का छठा विध्वंसक टॉचका टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन का सातवां विध्वंसक वैम्पायर मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। इन्हीं 7 ब्रह्मास्त्रों से रूसी इलाकों में बारूदी खलबली मच गई। ताबड़तोड़ अंदाज में दागी गई मिसाइलों ने जबरदस्त कहर बरपाया। बैटल ग्राउंड में मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर ने बेहिसाब बारूद बरसाया। वहीं सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन हमले भी किए गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी रूस के 6 बड़े शहरों में हर तरफ आग की भयावह लपटें, बारूदी गुबार और रेड अलर्ट के सायरन बजते सुनाई दिए। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने सिर्फ पश्चिमी रूस के ही नहीं बल्कि क्रीमिया और कजाकिस्तान से सटे इलाकों में भी ताबड़तोड़ हमले किए। मसलन क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को निशाना बनाया। ब्लैक सी में रूसी नेवी की हाई स्पीड बोट को तबाह किया। वहीं यूक्रेन ने 1400 किलोमीटर दूर बशकीरिया पर अटैक किया। बशकीरिया के ऑयल डिपो पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ये हमला गैसप्रोम ऑयल गैस कंपनी के डिपो पर हुआ। गैसप्रोम रूस की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल गैस कंपनी है। मतलब ये कि पश्चिमी रूस से सी ऑफ अजोव तक और क्रीमिया से लेकर कजाकिस्तान से सटे रूसी इलाकों तक यूक्रेन ने अपने बारूदी बवंडर से ये जता दिया, भले ही रूस ताकत के मामले में यूक्रेन से कई गुना ज्यादा हो, मगर अगर यूक्रेन पर आंच आई तो ज़ेलेंस्की रूसी धरती को बारूद से पाटने में वक्त नहीं लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन से रूसी सेना ने विध्वंसक बदला लिया है। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में बमबारी की। नीप्रो और निकोपोल में मिसाइल स्ट्राइक की गई। हमले के बाद रिहायशी इमारतों में आग लग गई।
Большинство удовольствия, а еще जिसने यूक्रेन में नरसंहार किया, जिसके आदेश पर यूक्रेन के कई इलाके हमेशा के लिए वीरान हो गए, पुतिन का वही जल्लाद जनरल वापस लौट आया है। पुतिन ने अपने नए कार्यकाल में एक ऐसी घातक जोड़ी तैयार कर दी है जो यूक्रेन का संपूर्ण विनाश करने वाली साबित हो सकती है। पिछले 2 दिनों से दुनिया इसका ट्रेलर देख भी रही है। यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात कर दी गई। थर्मल पावर प्लांट और बिजली सप्लाई के पूरे सिस्टम को तहस नहस करने की कोशिश शुरू हो गई है। यूक्रेन में इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं कि चंद दिनों में ही यूक्रेन में बची खुची एयर डिफेंस की मिसाइलें भी भस्म हो जाएंगी। कभी आसमान में दहाड़ती मिसाइल, कभी बादलों के बीच गरजता आत्मघाती ड्रोन। आसमान में शोर थमता भी नहीं था कि यूक्रेन की जमीन का एक हिस्सा धमाके की गूंज से कांप उठता था। मंगलवार से ही रूस से यूक्रेन की तरफ आने वाली हवा अपने साथ बारूद और विस्फोटक से भरी कई मिसाइलें लेकर यूक्रेन में दाखिल हो रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमले हुए। दक्षिण और पश्चिम यूक्रेन में हमले किए गए। यूक्रेन के पावर ग्रिड को टारगेट किया गया। यूक्रेन के रेल नेटवर्क को निशाना बनाया गया। रूस की घातक मिसाइलें और ड्रोन के टारगेट एक खास रणनीति के तहत सेट किए गए थे और ये रणनीति बनाई है पुतिन के 2 अहम सलाहकारों ने। जी हां, पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन के साथ ही उसके मददगार नेटो देशों को चौंकाया है। यूक्रेन युद्ध में जिन 2 नए चेहरों की वापसी हुई है, उनका एक होना नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन पुतिन तो पुतिन है। पुतिन के नए राइट और लेफ्ट हैंड का नाम है चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव और मिशन यूक्रेन के पूर्व चीफ जनरल सर्गेई सुरोविकिन। कुछ घटनाओं ने इन दोनों को कभी ना मिलने वाला 2 ध्रुव बना दिया था, लेकिन पुतिन ने फिर से दोनों की सुलह करा दी है। विक्ट्री डे पर इन दोनों को यूक्रेन विध्वंस की पटकथा तैयार करने का आदेश दिया है। यूक्रेन में अब बड़े विध्वंस की आशंका का आधार है प्रेसिडेंट पुतिन के यही दोनों जनरल। गाड़ी को धक्का देकर रमजान कादिरोव ने जता दिया है कि वो फिट भी है और जंग का नेतृत्व करने लायक भी। दूसरी ओर सुरोविकिन का आत्मविश्वास से भरा ये चेहरा नजर आया है। इन दोनों की वापसी के साथ ही यूक्रेन दहल रहा है और माना जा रहा है कि भविष्य इससे भी भयंकर होने वाला है। वजह है इन दोनों का जंगी इतिहास, जिसका पन्ना पन्ना खून से सना हुआ है। दोनों युद्ध में बेहिसाब रक्तपात करने के लिए कुख्यात हैं। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को दुनिया बर्बर फैसले, निर्दयता, आक्रामकता और अत्याचार की कहानी के लिए जानती है। सर्गेई से भी ज्यादा खतरनाक हैं जनरल रमजान कादिरोव। रमजान अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात रहा है। 48 साल का रमजान रूस के चेचन्या प्रांत का प्रमुख है। व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा वफादार है।
पुतिन की शपथ के साथ ही जिस विनाश का डर था, जैसे विध्वंस की भविष्यवाणी की जा रही थी, जैसी बारूदी त्रासदी की आशंका जताई जा रही थी, उससे भी कहीं ज्यादा तीव्रता वाली तबाही यूक्रेन में शुरू हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कि रूस ने कितने घातक हथियारों से यूक्रेन पर हमला शुरू किया है। यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। बुधवार को यूक्रेन में एक किंजल मिसाइल से भी हमला किया गया। इसके अलावा 2 इस्कंदर एम मिसाइलों से प्रहार किया गया। यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा विध्वंस के लिए 4 कैलिबर मिसाइलों से हमला हुआ। एक ही रात में रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 45 KH-101 और KH-555 से हमला किया। 2 KH-59 और KH-69 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। हमलों की रफ्तार कितनी तेज है कि बुधवार की रात रूस ने 55 मिसाइलों से हमला किया। इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 78 मिसाइलों से हमले किए गए थे। रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन में थर्मल पावर स्टेशन को टारगेट किया। हमलों के बाद बिजली सप्लाई पर असर हुआ है। रूस में मिसाइलों से यूक्रेनी कारखानों पर भी निशाना साधा गया। यूक्रेन के कई इलाकों में गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 55 मिसाइलों से हमला किया है, जिनमें से 39 मिसाइलों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई, नहीं तो नुकसान का आंकड़ा बहुत बड़ा होता। यूक्रेन ने 33 KH-101 मिसाइलों को नष्ट करने का दावा भी किया है। यूक्रेन ने 4 कैलिबर मिसाइलों को भी हवा में भस्म कर दिया। यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस ने 2 KH-59 मिसाइलों को भी हवा में ही नष्ट कर दिया। कुल 20 ईरानी ड्रोन को भी यूक्रेन ने एयर डिफेंस से हवा में ही भस्म कर दिया। वो तो शुक्र है कि यूक्रेन के पास अभी भी कुछ एयर डिफेंस सही सलामत है, वरना तबाही बहुत बड़ी होती। सोचिए, अगर सभी 55 मिसाइलें जमीन तक पहुंचती तो क्या होता। रूस के सभी 21 ड्रोन धमाका करने में कामयाब होते तो कैसी त्रासदी मचती। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक यूक्रेन खुद को बचा सकेगा, कब तक खाली हो रहे एयर डिफेंस से अपनी रक्षा कर सकेगा। खार्किव में रूस ने 2 यूक्रेनी मोर्चे पर कब्जा जमा लिया है। कुपियांस्क के करीब किस्लोवका में यूक्रेनी फौज को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन के हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रूसी फौज ने जब्त किया। अब हर दिन यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों की मौत हो रही है। जनरल सुरोविकिन के युद्ध में लौटते ही रूस की सेना भी पुरानी रणनीति पर काम कर रही है और यूक्रेन में बिजली सप्लाई रोकने के लिए हमले कर रही है। रूस की यह स्ट्रैटेजी नई नहीं है, लेकिन अब कोशिश है कि यूक्रेन में बिजली सप्लाई के पूरे सिस्टम को फेल कर दिया जाए। हमले में यूक्रेन के 3 बिजली पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कुल 7 अहम शहरों को मिसाइलों से टारगेट किया गया है। 2 दिन के लगातार हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राजधानी कीव में भी रूस के हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। एयर डिफेंस की मौजूदगी के बावजूद कीव में 14 इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन में बिजली सप्लाई सिस्टम ठप है। वेनेत्सिया और ज़ेपोरिज़िया के बीच बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। किरोवोहराद से पोल्टावा और इवानो फ्रैंकफिस्क तक बिजली की सप्लाई थम गई है। रूसी मिसाइल और ड्रोन से लवीव में भी कई हमले हुए, जिसकी वजह से लवीव के 2 पावर प्लांट बंद हो गए। यूक्रेन में इस तबाही के बीच मॉस्को में विक्ट्री डे की भव्य परेड हो रही थी। मॉस्को में 7 मई को शपथ ग्रहण के बाद से यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं।
विक्ट्री डे पर यूक्रेन ने भी रूस की जमीन पर कई हमले किए हैं और माना जा रहा है कि अब रूस उसका प्रतिशोध लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर ज़पोरिज्जिया से आ रही है। ज़पोरिज्जिया में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया। यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS से भीषण हमला किया गया। यूक्रेन के 2 ठिकाने तबाह हुए हैं, कई सैनिक खत्म हो गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। आज रूस ने अपना विक्ट्री डे यानी विजय दिवस मनाया। इस मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर पुतिन और उनकी सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। विजय दिवस के मौके पर पुतिन ने जिन हथियारों का प्रदर्शन किया, जो प्रण लिया, उससे अमेरिका समेत पूरा नेटो सहम गया है। विजय दिवस के मौके पर पुतिन की एटमी फोर्स ने नेटो देशों की लगती सीमा पर 13 लोकेशन पर हमले की प्रैक्टिस की है। ये इस बात का संकेत है कि अब पुतिन ऑपरेशन पश्चिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सिर्फ रूस के विजय दिवस का ही नहीं बल्कि पुतिन के पावर शो का दृश्य भी है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों की परेड निकाली। रूसी सेना ने यार्स सरमत जैसी कई घातक मिसाइलें दिखाकर नेटो को अंतिम चेतावनी जारी कर दी। रूस के विजय दिवस में बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे सोवियत संघ से अलग हुए देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी शामिल हुए। पुतिन ने इसके साथ ही रूसी साम्राज्य के पुनर्निर्माण और नेटो को खंड खंड करने का बिगुल बजा दिया। रूस के इस शक्ति प्रदर्शन से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे नेटो में खलबली मच गई। नेटो ने भी पुतिन और उनकी सेना को रोकने की तैयारी तेज कर दी। पुतिन का ऑपरेशन पश्चिम शुरू हो गया है। इसके तहत रूस नेटो के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ना चाहता है। इसके लिए रूसी सेना जबरदस्त तैयारी कर रही है। नेटो के खिलाफ रूस की जंगी तैयारी की ये एक और तस्वीर है। जिस दिन रूस विजय दिवस मना रहा था, उसी दिन रूसी आर्म्स फैक्ट्री रोस्टेक ने रूस की एयरफोर्स को Su-35 का नया बैच सौंप दिया। Su-35 ने आसमान में उड़कर इस तरह से गर्जना की। अमेरिका में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अलास्का में रूस के फाइटर जेट पहुंच गए। रूसी एयरफोर्स का यह कदम इस बात का सबूत है कि रूस नेटो के खिलाफ किसी भी वक्त सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। अलास्का में रूसी फाइटर जेट पहुंचे तो नेटो के लड़ाकू विमान भी एक्शन में आ गए। नेटो के फाइटर प्लेन ने रूसी लड़ाकू विमानों को घेर लिया। आसमान में काफी देर तक तनाव बना रहा। आखिरकार रूसी फाइटर जेट वापस लौट गए। एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी बार है जब रूसी लड़ाकू विमान अमेरिकी एयर स्पेस के पास अलास्का पहुंचे। यह दूसरी बार है जब अलास्का के आसमान में रूसी और अमेरिकी फाइटर जेट में टक्कर हुई। माना जा रहा है कि रूसी विमान अलास्का जाकर अमेरिका के डिप्लॉयमेंट से जुड़ी जानकारी जुटा रहा है। अमेरिकी सैन्य डिप्लॉयमेंट से जुड़ी जरूरी जानकारी मिलने के साथ ही रूस अमेरिका पर हमला कर सकता है। पुतिन इसलिए ऑपरेशन पश्चिम लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि नेटो लगातार रूस की घेराबंदी कर रहा है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में नेटो सेना रूस पर हमले का अभ्यास कर रही है। रूसी सीमा से सटे नेटो के इस युद्धाभ्यास से क्रेमलिन इतना क्रोधित हुआ कि उसने फिनलैंड, एस्टोनिया और लातविया से लगती सीमा पर न सिर्फ अपनी एटमी फोर्स की तैनाती कर दी, बल्कि रूस की एटमी फोर्स बॉर्डर पर 13 जगहों पर वॉर एक्सरसाइज भी करने लगी।
रूस से लगती नेटो देशों की सीमा पर नेटो सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में नेटो रूस पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। इस बात से भड़के रूस ने फिनलैंड से लेकर लातविया तक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सेना के मुताबिक फिनलैंड से लेकर लातविया तक रूसी सेना 13 लोकेशन पर युद्ध की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, फिनलैंड, एस्टोनिया और लातविया से लगती सीमा पर क्रेमलिन ने एटमी फोर्स भेज दी है। इसके अलावा बेलारूस में रूस और बेलारूस की सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रही है। माना जा रहा है कि रूस बेलारूस से लगने वाले देशों पर इसी फ्रंट से एटमी हमला करने वाला है। नेटो देशों के खिलाफ पुतिन ने समंदर में भी चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। रूस ने अपने दो बड़े दुश्मन फ्रांस और ब्रिटेन के पास तैनाती कर इन दोनों देशों की घेराबंदी कर दी है। रूस ने फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु सबमरीन और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। पुतिन के आक्रामक रुख से सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका ही है। क्योंकि रूस के मुकाबले अमेरिकी सेना की तैयारी कहीं ज्यादा पीछे है। इस बात का कबूलनामा खुद अमेरिका के मंत्री जॉन हिल ने सीनेट में किया। जॉन हिल ने सीनेट को बताया कि रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस पर्याप्त नहीं है। फिलहाल अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम बना रहा है। अमेरिका के नॉर्दर्न कमांड के चीफ जनरल ग्रेगरी गिलेट ने कहा है कि रूस ने पिछले कुछ सालों में ऐसी घातक आईसीबीएम मिसाइलें तैयार कर ली हैं जो अमेरिकी रडार को धोखा देने में सक्षम है। स्वीडन में लिथुआनिया के राजदूत लिनास लिंगपिकस ने कहा है कि रूस किसी भी वक्त नेटो देशों पर हमला कर सकता है। लिनास के मुताबिक मुझे कोई शक नहीं कि रूस हमले की तैयारी कर चुका है। रूसी सेना नेटो पर हमला करके ही दम लेगी। नेटो देशों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो यूं ही नहीं है। क्रेमलिन का एक सीक्रेट प्लान लीक हुआ है जिससे यह पता चला है कि 2024 में ही रूसी सेना अमेरिका में हमले की रणनीति बना चुकी है। क्रेमलिन की लीक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि टारगेट पर वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जैसे अमेरिका के बड़े शहर हैं। यही वजह है कि अमेरिका की अगुवाई में नेटो न सिर्फ रूस की घेराबंदी कर रहा है बल्कि खुद को रूस से तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार भी कर रहा है। असल में पुतिन अब पहले से भी बड़ा और ताकतवर रूसी साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। ये तभी संभव होगा जब पश्चिमी देश यानी अमेरिका की अगुवाई वाला संगठन नेटो कमजोर होगा। नेटो कमजोर तभी होगा जब वो युद्ध की आग में जलेगा। पुतिन अपने इसी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, राफा में आईडीएफ का हमले का नया वीडियो। हमास के ठिकाने पर टैंक से भीषण हमला किया गया। हमले में हमास का हथियार गोदाम तबाह हो गया। आईडीएफ के टैंक हमले का वीडियो भी सामने आया। गाजा की जंग इजरायल पर परमाणु हमले का संकट बन चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की शक्ति है और शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी ईरान परमाणु सिद्धांतों में बदलाव करने वाला है। ईरान ये रणनीति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर बना रहा है, क्योंकि राफा पर हमले के बाद अरब में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। पुतिन ने अमेरिका और इजरायल को एक साथ घेरने के लिए 2 मोर्चों पर प्लान तैयार किया है। देखिए क्या है पुतिन का ऑपरेशन अरब और कैसे ये बाइडेन के लिए संकट बनने वाला है।
युद्ध भले ही गाजा के छोटे से हिस्से राफा में लड़ा जा रहा हो, लेकिन इन धमाकों की शॉकवेव विश्व राजनीति पर बहुत बड़ा असर डाल रही है। राफा की जंग से शक्ति संतुलन के समीकरण उलट रहे हैं और इसके साथ ही अरब पर परमाणु संकट बढ़ता जा रहा है। गाजा युद्ध के अरब के अंदर 2 एपिसेंटर हैं। पहला है तेल अवीव, यहां से गाजा पर हमलों की रणनीति बन रही है। इजराइल की राजधानी से ही राफा पर हमलों का आदेश जारी हुआ है। दूसरा एपिसेंटर है तेहरान। तेहरान इजराइल के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहा है, हमास की मदद के लिए प्रॉक्सी संगठनों को जंग में उतार रहा है। लेकिन इन दोनों एपिसेंटर का रिमोट भी अलग अलग हाथों में है और गाजा से हजारों किलोमीटर दूर 2 ध्रुव विरोधी दोनों एपिसेंटर के जरिए एक दूसरे को फंसाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। तेल अवीव को वॉशिंगटन से सीधी मदद मिलती रही है। इजराइल की सुरक्षा के बंदोबस्त अमेरिका कर रहा है, लेकिन राफा पर हमले के बाद अमेरिका ने मदद का हाथ खींच लिया है। दूसरी तरफ तेहरान को सीधी मदद मॉस्को से मिल रही है। ईरान की सुरक्षा के लिए रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। इसके साथ ही परमाणु तकनीक भी तेहरान को रूस से ही मिली है। यानी अरब से लेकर रूस और अमेरिका तक गाजा युद्ध का सीधा असर हो रहा है। राफा में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, वैसे वैसे वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ये राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पहुंचे इजरायली टैंक हैं जो राफा के कई इलाकों पर एक साथ गोलाबारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें नाइट विजन कैमरे से ली गई हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना राफा के मकानों में मोर्चे बनाकर हमास के लड़ाकों पर गोलीबारी कर रही है। इस जंग का फायदा उठाकर पुतिन अरब में अघोषित परमाणु शक्ति इजराइल के खिलाफ एक घोषित परमाणु शक्ति बनाने का प्लान तेज कर चुके हैं। ये शक्ति है मिसाइल और मसल पावर में इजराइल से कहीं आगे रहने वाला ईरान। राफा पर हमले के साथ ही ईरान ने कहा है कि अरब में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। ईरान के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले हुए तो इजराइल का विनाश निश्चित है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है। तेहरान नो फर्स्ट यूज सिद्धांत को बदलने पर विचार कर रहा है। ईरान अब पुतिन की पॉलिसी अपनाने वाला है, यानी अब तक सिद्धांत है कि परमाणु हमले के पलटवार में ही परमाणु हमला होगा। लेकिन अगर ईरान को अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो पहले हमला करने का सिद्धांत लाने वाला है। साथ ही परमाणु बम न बनाने का वादा तोड़ चुका है। स्पष्ट है कि पुतिन ने यूक्रेन की मदद का बदला लेने के लिए अरब का रण क्षेत्र चुना है। पुतिन अमेरिका से सहयोगी देश इजराइल को परमाणु चक्रव्यूह में फंसाने का प्लान तैयार कर चुके हैं और गाजा पर हमलों के बाद तेहरान ने पुतिन के इशारे पर इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठनों को उतार दिया है।
7 मई से इजराइल पर लेबनान और लाल सागर से हमले जारी हैं। अब प्रॉक्सी वॉर और बड़ी हो चुकी है। प्रॉक्सी संगठनों में हूती, हिजबुल्लाह, इराक रेजिस्टेंस, अल अश्तर लगातार हमले कर रहे हैं। यमन से हूती ने इजराइल के 3 मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं। यमन से इजराइल के एलात शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य बेस पर हमले किए हैं। सीरिया से अल अश्तर ने इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल इंटरसेप्ट कर गिरा दी। ये लाल सागर में हूती के हमलों की तस्वीरें हैं। लाल सागर में अमेरिका के साथ तैनात डेनमार्क की नौसेना ने हूती का एक ड्रोन गिरा दिया। 3 तरफ से हमले होने के बाद इजराइल को राफा के साथ साथ 3 मोर्चों पर जंग छेड़नी पड़ी। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान के मारवाही और काफर केला पर वायुसेना ने बमबारी की और इजराइल का दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। इजरायली फोर्सेस ने अल अश्तर पर पलटवार किए हैं। इजराइल ने दमिश्क के बाहरी इलाके में मिसाइल हमले किए। इस हमले में अल अश्तर का एक ठिकाना तबाह हो गया। सीरियाई मीडिया के मुताबिक इजराइल की कई मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गई। गाजा जंग का विस्तार हो चुका है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को फिलिस्तीन की मदद के लिए उतार दिया है और रूस की मदद से परमाणु हथियार विकसित करके वो इजराइल के लिए परमाणु संकट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर लेबनान में आईडीएफ ने बड़ा हवाई हमला किया। हिजबुल्लाह लड़ाकों की कार पर यह हमला किया गया। हमले में हिजबुल्लाह के 4 कमांडर खत्म हो गए। हमले के बाद का वीडियो भी सामने आ गया है। उधर राफा में संहार का जो नया दौर शुरू हुआ है, उसके दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। इजराइल की बमबारी में हमास से ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। मौत और मात की तस्वीरें ऐसी हैं जो कलेजा कपा देने वाली हैं। इस नरसंहार को देखकर अमेरिका इतना भड़क गया है कि उसने इजराइल को बम और हथियार देने से मना कर दिया है। तो अब सवाल यही है कि अगर अमेरिका इजराइल को मदद नहीं देगा, अगर वो उसे हथियार नहीं देगा, तो क्या होगा? क्या इजराइल युद्ध विराम को मजबूर हो जाएगा? राफा में इस वक्त दिल दहला देने वाला मंजर है। आसमान से किसी भी वक्त मिसाइल गिरती है, उसके बाद इमारतें मलबा और जिंदा लोग मुर्दा बन जा रहे हैं। अमेरिका के विरोध के बाद भी इजराइल का राफा ऑपरेशन रुकने के बजाय हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर इजराइल ने राफा के कई इलाकों में भीषण हमले किए। आसमान से मिसाइलें बरसाई गई तो जमीन से इजराइल के टैंकों ने धावा बोला। आईडीएफ की 162वीं ब्रिगेड राफा की गलियों में घुस घुसकर हमास से जुड़े ठिकाने और उसके लड़ाकों को खत्म कर रही है।
इन तस्वीरों को देखिए, इजराइल ने राफा में इस तरह से हवाई हमला किया। हमले में हमास का नेवल कमांडर अहमद अली मारा गया। इजराइल के हमले में हमास की कमर तो टूट रही है, लेकिन इसी के साथ बहुत बड़ा नरसंहार भी हो रहा है। इजराइल की बमबारी में बड़ी तादाद में आम और बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल के बारूदी विध्वंस की जद में बड़े बूढ़े बच्चे और महिलाएं सब आ रहे हैं। राफा में इस वक्त 17 लाख की आबादी है जो जान बचाने के लिए बाहर नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बेबस होकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल की बमबारी के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित कर देने वाली है। राफा में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, उससे अमेरिका इतने गुस्से में है कि अब उसने इजराइल को हथियार देना बंद कर दिया है। अमेरिका 3500 बम तेल अवीव भेजने वाला था, लेकिन अब इस सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। बाइडेन ने कहा है कि अगर राफा में इजराइल का ऑपरेशन नहीं रोका तो अमेरिका उससे हथियार नहीं भेजेगा। यही बात पेंटागन चीफ यानी लॉयड ऑस्टिन ने भी कही है। अमेरिका ने सिर्फ हथियारों की सप्लाई ही नहीं रोकी, बल्कि CIA चीफ विलियम जे बर्न्स तेल अवीव पहुंचे। उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात कर युद्ध विराम की सलाह दी, लेकिन उसके लिए नेतन्याहू तैयार नहीं हुए। अमेरिका ने बमों की सप्लाई रोकी तो इजरायली वॉर कैबिनेट आग बबूला हो गई। इजरायली संसद ने कहा कि अगर हमें सटीक निशाना लगाने वाले हथियार नहीं मिलेंगे तो हम चूकने वाले 100 बम छोड़ेंगे। इससे राफा में आम लोग ही मारे जाएंगे। जाहिर सी बात है, अमेरिका और इजराइल में युद्ध विराम को लेकर ठन गई है। नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट राफा में ऑपरेशन पर अड़ी हुई है। ये नेतन्याहू का वो कदम है जो राफा में बहुत बड़े नरसंहार की वजह बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस से युद्ध लड़ने के लिए नेटो और अमेरिका ने जो हथियार यूक्रेन को दिए, पहले तो रूसी डिफेंस ने उन हथियारों को बैटल ग्राउंड में तबाह किया, फिर उन्हें जब्त करके मॉस्को ले गए और आज विक्ट्री डे परेड के मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर नेटो के उन्हीं फूके हुए हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। जानते हैं क्यों? नेटो और अमेरिका को शर्मसार करने के लिए। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ रेड स्क्वायर पर रूसी डिफेंस अपने विध्वंसक हथियारों की नुमाइश कर रहा था, विनाशक हथियारों के जरिए अपना दमखम दिखा रहा था, तो वहीं जिस जगह परेड हो रही थी उससे चंद कदमों की दूरी पर जंग में कबाड़ हो चुके, जलकर राख हो चुके हथियारों की प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि रेड स्क्वायर के ठीक पास फूके हुए टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और आर्टिलरी एक कतार में खड़े दिखाई दे रहे थे और इन तमाम हथियारों पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के झंडे लगे हुए थे। तो आपको बता दें कि पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों को शर्मसार करने के लिए उनके ही ध्वस्त हो चुके हथियारों को रेड स्क्वायर पर खड़ा किया, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ कर रही थी। मगर रूसी ब्रिगेड ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के इन विध्वंसकों को भीषण हमले में तबाह कर दिया। रूसी सेना ने न सिर्फ नेटो के हथियारों को तबाह किया, बल्कि उन्हें जब्त कर मॉस्को ले आया ताकि इनकी प्रदर्शनी लगा सके। और जानते हैं, रूस ने रेड स्क्वायर पर अमेरिका के अब्राम्स टैंक की प्रदर्शनी लगाई, वहीं यूएस के ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल भी प्रदर्शन में खड़ा किया गया। इसके अलावा जर्मनी के कबाड़ लेपर्ड टैंक भी दिखाई दिए। ब्रिटेन का चैलेंजर 2 टैंक भी प्रदर्शनी में मौजूद था। इतना ही नहीं, यूके के हस्की सपोर्ट व्हीकल को भी प्रदर्शनी में लगाया गया। ये तो सिर्फ चुनिंदा मुल्क हैं। रूस ने फ्रांस, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के दर्जनों वाहन और हथियारों को प्रदर्शनी में शामिल किया ताकि विक्ट्री डे परेड में शामिल लोग कबाड़ हो चुके इन हथियारों को देखें और अपने मुल्क की सेना पर गर्व करें। वहीं इस प्रदर्शनी के जरिए पुतिन ने तमाम नेटो देशों को भी चेतावनी दे दी है कि अगर पुतिन से कोई भिड़ा तो उसका यही हश्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका यूक्रेन और इजराइल में उलझा है तो दूसरी तरफ चीन और नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। अमेरिकी एजेंसियों के लिए चिंता की बात यह है कि चीन का बढ़ता जासूसी नेटवर्क क्या काम कर रहा है। चीन अब अंतरिक्ष में बेहद ताकतवर हो चुका है और सैटेलाइट से अमेरिकी सैन्य अड्डों की निगरानी कर रहा है।
इसके अलावा किम जोंग ने पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की ताकत हासिल कर ली है। नॉर्थ कोरिया में मिसाइल टेस्ट को कामयाब बताया गया है। एक तरफ चीन का युद्धपोत तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के पनडुब्बी। अमेरिका को सचेत करने वाली दो खबरें एक साथ आई हैं। जापान और अमेरिका की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीन ने दो युद्धपोत को प्रशांत महासागर के रास्ते जापान की दिशा में भेजा, तो वहीं किम जोंग ने भी समंदर में अपनी एक मिसाइल का टेस्ट किया। चीन के युद्धपोत पर नजर रखने के लिए इसी तरह से जापान के एक विमान को कई घंटे आसमान में चक्कर लगाना पड़ा। तो वहीं एक खुलासे ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। पता चला है कि सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी चीन अमेरिका की जासूसी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अंतरिक्ष में तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से जासूसी की जा रही है। चीन की नजर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रहती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन खुद को अंतरिक्ष में युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। चीन दूसरे उपग्रहों के सिग्नल जैम करने के साथ ही दूसरे उपग्रहों को नष्ट करने की तकनीक हासिल कर चुका है। अमेरिकी स्पेस फोर्स इसे गंभीर चुनौती मान रही है। चीन ने पिछले 2 वर्षों में 400 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिनमें से आधे से अधिक में पृथ्वी के हर कोने की जासूसी करने की क्षमता है। चीन अंतरिक्ष में ताकत बढ़ा रहा है तो किम जोंग भी इस रेस में शामिल हो गया है। हालांकि माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के नाम पर रूस अपने जासूसी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवा रहा है। फिलहाल कीव ने एक बार फिर समंदर में धमाका किया है। किम ने ऐसी क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है।